नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है अल्टरनेटर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्यावर्तक। तो आइए देखते हैं, इससे संबंधित जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उन पे चर्चा करेंगे, और जो बिंदु हाईलाइट किया गया है उस बिंदु को आप अपने नोट्स में नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह यांत्रिक ऊर्जा को पहला आंसर आपको यह यांत्रिक ऊर्जा को एक प्रकार के एसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन अल्टरनेटर या एसी जनरेटर या सिंक्रोनस जनरेटर कहलाता है। इसकी रेटिंग VA, KVA, MVA यानी अपरेंट पावर में ली जाती है। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। इसकी रेटिंग क्या होती है, केवीए में, जिसको बोलते हैं अपरेंट पावर। और ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जान लेते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब चालक किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र को काटता हो, या कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी चालक को काटता हो, या दोनों एक दूसरे के प्रति बदलाव रखते हो, तो उस चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप नोट करते रहेंगे। देखिए, अब ये बड़ा है कि देखिए सिंक्रोनस जनरेटर कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये आपको डायग्राम देकर पूछ सकता है कि ये किस प्रकार का आपका रोटर है। तो अब जैसे रोटर अल्टरनेटर में दो प्रकार होते हैं, एक होता है सेलियंट पोल टाइप और एक होता है सिलेंड्रिकल टाइप। तो ये रोटर का नहीं, ये किसका बनाया हुआ है, ये सिंक्रोनस का कैसा कंट्रेस्ट किस तरह की बाइंडिंग की जाती है, उसमें सप्लाइयाँ किस किस प्रकार की होती हैं, उसके स्टेटर के बारे में ये दिखाया गया है। तो देखिए इस स्टेटर में, देखिए आपका ये जो N और S से मार्क किया हुआ है, ये जो N और S से मार्क किया हुआ, ये क्या है, ये आपका रोटर है। रोटर में क्या है, डीसी सप्लाई दी गई है, इसे देखिए डीसी एक्साइटेशन बोलते हैं। ये स्टेटर है, जो स्टेटर में क्या आर्मेचर बाइंडिंग की जाती है, और ये सेलियंट पोल टाइप है। ठीक है, ये सेलियंट पोल टाइप, ये जो रोटर बना हुआ है सेलियंट पोल टाइप है। यहाँ पर 3 फेज सप्लाई दी जा रही है स्टेटर को। ठीक है, और यहाँ पर रोटर में किस क्या की जाती है, फील्ड वाइंडिंग, जिसको डीसी सप्लाई दी जाती है। बाहरी भाग योक कहलाता है, और इसके जो स्टेटर है, स्टेटर में ये उसका स्टेटर है। ठीक है, इसका सेम यही कंस्ट्रक्शन, ये भी सेम है। ये थोड़ा इसको ओपनली दिखाया गया है। देखिए, इसमें 3 फेज सप्लाई, ये स्टेटर है, स्टेटर बाइंडिंग, ये सेलियंट पोल टाइप है, फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अल्टरनेटर का प्रमुख भाग तो देखते हैं। ये फ्रेम या योक बोलते हैं, हम लोग ने ऊपर अभी देखा है स्टेटर में। तो देखिए, मशीन की बाहरी भाग को फ्रेम या योक कहते हैं। ये बड़ी मशीन में कास्ट स्टील तथा छोटी मशीन में कास्ट आयरन। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बड़ी मशीन है उसमें योक किस पदार्थ का बना होता है, तो कास्ट स्टील। और जो और छोटी मशीन होती है उसमें कौन सा, कास्ट आयरन का। ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इसका प्रमुख कार्य जो योग होता है उसका प्रमुख कार्य क्या है, मान लीजिए दे दिया योग का प्रमुख काम क्या है, तो ये मशीन के सभी भागों के बाहरी चोट से सुरक्षा प्रदान करना, ये है। और मशीन के चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना है। ये दो काम इसका है। ज्यादा जो चुंबकीय पथ प्रदान करने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं। देखिए स्टेटर, अब स्टेटर के बारे में जानते हैं। देखिए स्टेटर में 3 फेज आर्मेचर बाइंडिंग की जाती है, जिसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जिसमें आर्मेचर बाइंडिंग होती है उसी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मोटर के केस में विद्युत धारा प्रवाह होता है, तथा स्टेटर की बनावट
इंडक्शन मोटर व सिंक्रोनस मशीन में एक जैसी होती है। जैसे इंडक्शन मोटर का और जो सिंक्रोनस मशीन है एक जैसी स्टेटर की बनावट होती है। और देखिए रोटर देख लेते हैं, रोटर क्या है। देखिए यह अल्टरनेटर का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग है, क्योंकि इसमें फील्ड बाइंडिंग की जाती है। ऊपर हमने देखा कि फील्ड बाइंडिंग की जाती है जिसमें एक डीसी सप्लाई दी जाती है। तो और इसे दो स्लिप रिंग, अब देखिए स्लिप रिंग, कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, दो स्लिप रिंग, दो स्लिप रिंग की मदद से उसे डीसी सप्लाई हम लोग देते हैं। अब देखिए स्लिप रिंग पूछ देता है, स्लिप रिंग किसका, फास्फोरस ब्रोंज का, फास्फोरस कॉपर या फास्फोरस ब्रोंज का, ज्यादातर फास्फोरस ब्रोंज का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आगे देखते हैं। देखिए अल्टरनेटर का यह घूमने वाला भाग है, जैसे रोटर का क्या है, ये अल्टरनेटर का घूमने वाला भाग। देखिए अल्टरनेटर के रोटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर के जो रोटर दो प्रकार कौन कौन है। तो एक को बोलते हैं सेलियंट पोल रोटर, एक को बोलते हैं नॉन सेलियंट पोल, या इसको सिलेंड्रिकल पोल रोटर बोलते हैं। देखिए दोनों का यहाँ पर पूरे जो आपका ये फिगर है देख लीजिए, इसको पूरा एकदम आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये आपको फिगर देखकर भी पूछ सकता है कि ये किस अल्टरनेटर के रोटर का कौन सा प्रकार है। तो ये आप देख लीजिए, ये उभरा हुआ भाग जो दिख रहा है आपको, ये उभरा हुआ भाग है, तो ये सेलियंट पोल टाइप कैसे है, सेलियंट पोल टाइप। और इस तरफ से देखिए ये अंदर की तरफ बाइंडिंग जो की गई है, फील्ड बाइंडिंग अंदर, ये देख रहे हैं, ये अंदर की तरफ फील्ड बाइंडिंग, इसको नॉन सेलियंट बोल सकते हैं या सिलेंड्रिकल। अब इनके बारे में जान लेते हैं, जो सेलियंट पोल टाइप के मुख्य बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं। आगे देखते हैं। देखिए सेलियंट पोल टाइप, देखिए यह ज्यादा पोल तथा निम्न गति के लिए उपयोग होता है। देखिए जिसमें जो रोटर में ज्यादा पोल होंगे तो उनकी गति उतना अच्छा नहीं होता है, मतलब वो गति ज्यादा स्पीड नहीं ले सकते, लेकिन जिसमें कम पोल होते हैं उनकी स्पीड ज्यादा होती है। तो ये लिखे ज्यादा पोल 6 से 40 समानता और निम्न गति 125 से 1000 आरपीएम के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें ज्यादा व्यास व्यास बहुत ज्यादा है लेकिन कम एक्सियल लंबाई है। यह रोटर सबसे ज्यादा शोर तथा वजन में भारी होता है, सबसे ज्यादा शोर करने वाला और वजन में भारी है। और इसमें असमान एयर गैप, जैसे असमान एयर गैप का मतलब क्या समझना है। देखिए इस टाइप का इसका रोटर था, रोटर का ऐसा बनावट था इस प्रकार का, तो कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पर कम हो जाएगा। तो हुआ ना कि असमान एयर गैप, जैसे एयर गैप है जो समान नहीं है वो असमान है। देखिए इसका प्रयोग निम्न तथा मध्यम गति के लिए हाइड्रो पावर प्लांट, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हाइड्रो पावर प्लांट में किस प्रकार का रोटर यूज करते हैं हम लोग, तो सेलियंट पोल टाइप, कौन सा, सेलियंट पोल टाइप, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है देखिए नॉन सेलियंट या सिलेंड्रिकल पोल रोटर। इसके मुख्य मुख्य बिंदु के बारे में जानते हैं क्या क्या है। देखिए यह कम पोल, देखिए जो कम पोल है उसकी स्पीड बताए थे ज्यादा होगा, उच्च गति यानी 1500 से 3000 आरपीएम के लिए प्रयोग किया जाता है। यह रोटर वजन में हल्का तथा कम शोर करते हैं। इसमें कम व्यास तथा अधिक एक्सियल लंबाई होती है और इसमें एक समान एयर गैप होता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इस रोटर का प्रयोग उच्च गति के लिए थर्मल पावर प्लांट एवं न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए इसमें बिंदु, जितने भी बिंदु डाले हैं सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक बिंदु को आप नोट करेंगे और देखेंगे, अगर आप जो भी एग्जाम देंगे उसमें से क्वेश्चन जरूर ही जरूर फंसते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है एक्साइटर। एक्साइटर हम लोगों ने देखे था, एक्साइटर का यूज कहाँ हम लोग अलते, देखिए अल्टरनेटर के रोटर शाफ्ट पर 120 वोल्ट से 250 वोल्ट तक डीसी सप्लाई देने वाला डीसी शंट जनरेटर, देखिए डीसी शंट जनरेटर या डीसी कंपाउंड जनरेटर के द्वारा दो स्लिप रिंग के माध्यम से अल्टरनेटर के फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित किया जाता है। तो फील्ड वाइंडिंग किसमें, रोटर में रखा जाता है। जब रोटर में रखा जाता है फील्ड वाइंडिंग की इसी में सप्लाई देंगे। तो रोटर फील्ड बाइंडिंग में को रोटर में ही क्या फील्ड बाइंडिंग रखते हैं, इसी को उत्तेजित करने के लिए दो स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है। और ये वोल्टेज कितना देते हैं, 120 वोल्ट से 250 वोल्ट तक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो एक्साइटर आप यूज करते हैं कितना वोल्ट तक है, उसमें किस प्रकार का जनरेटर आप यूज करते हैं वो महत्वपूर्ण है।
ठीक है, देखिए अल्टरनेटर का वर्गीकरण, अब अल्टरनेटर का वर्गीकरण देख लेते हैं कि कैसे कैसे बांटा गया है। देखिए ये फेज के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, फेज के आधार पर अल्टरनेटर दो प्रकार के होते हैं, एक बोलते हैं सिंगल फेज अल्टरनेटर, एक थ्री फेज अल्टरनेटर, दो महत्वपूर्ण है फेज के आधार पर। और जैसे घूमने वाले भाग के आधार पर बांटा गया है, घूमने वाले भाग के आधार पर भी दो होते हैं, एक रोटेटिंग आर्मेचर जिसे जिसमें आर्मेचर रोटेट करता हो, और रोटेटिंग फील्ड बाइंडिंग, जो फील्ड रोटेटिंग फील्ड बाइंडिंग अल्टरनेटर, जैसे रोटेटिंग जो फील्ड है उस पर जब कर रहे हैं तो उसका, यानी दो प्रकार के ये भी होते हैं। तो अब इनके बारे में जान लेते हैं, जब आर्मेचर घूमेगा तो क्या फायदा है या क्या लाभ है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर, जैसे जब आर्मेचर रोटेट कर रहा हो, देखिए इसमें फील्ड बाइंडिंग स्थिर, स्थिति नहीं स्थिर रहेगा, स्थिर तथा आर्मेचर घूमता है। आर्मेचर बाइंडिंग में पैदा विद्युत वाहक बल स्लिप रिंग की सहायता से बाह्य परिपथ को दिया जाता है, बाह्य होगा, देखिए बाह्य परिपथ को दिया जाता है। देखा इसका उपयोग कम शक्ति, ये महत्वपूर्ण है, देखिए इसका उपयोग कम शक्ति वाले अल्टरनेटर के रूप में किया जाता है। जो रोटेटिंग आर्मेचर होता है इसका ज्यादातर हम लोग प्रयोग नहीं करते, लेकिन जो कम शक्ति वाले अल्टरनेटर में ज्यादा इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर। अब जो रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर है, देखिए इसमें आर्मेचर स्थिर तथा फील्ड बाइंडिंग घूमता है। यह फील्ड बाइंडिंग के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए दो स्लिप रिंग के द्वारा डीसी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें भी वही है, बस इसमें जो रोटेट करने के लिए, जैसे आप अब फील्ड वाइंडिंग को रोटेट डीसी सप्लाई देने के लिए दो ही स्लिप रिंग आवश्यकता पड़ेगी, और उस तरह अगर आर्मेचर को आप कर रहे हैं तो उसमें तीन स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसमें थ्री फेज बाइंडिंग है, और इसमें आपका फील्ड बाइंडिंग है जिसमें डीसी सप्लाई दी जाती है। देखिए इसमें इसका महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये है, देखिए इसका प्रयोग उपयोग अधिक शक्ति वाले अल्टरनेटर में किया जाता है, सबसे ज्यादा इसी का इसीलिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, हम देखते हैं कि रोटेटिंग फील्ड बाइंडिंग के लाभ, रोटेटिंग फील्ड बाइंडिंग के लाभ क्या क्या हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए रोटेटिंग जो फील्ड होता है इसके इसमें दो ही स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ती है। स्टेटर में अधिक चालक स्थापित किए जाते हैं तथा आर्मेचर बाइंडिंग टूटने का खतरा रहता है। जैसे स्टेटर में क्या होता है, अधिक चालक स्थापित कर सकते हैं और आर्मेचर टूटने का खतरा भी रहता है। आर्मेचर पर स्लाइडिंग युक्ति नहीं होने के कारण इस पर स्पार्किंग नहीं होता और मशीन की दक्षता बढ़ जाती है, और इसकी दक्षता क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखिए रोटर हल्का होने के कारण उसकी अधिक गति से घूम सकता है। जैसे अब हल्का है रोटर, फील्ड वाइंडिंग है तो वो हल्की है तो इसमें अधिक गति से भी घूम सकती है। आगे देखते हैं, आगे है पिच फैक्टर। पिच फैक्टर या कॉइल स्पैन फैक्टर इसको भी बोलते हैं। ये देखिए यह किसी आर्मेचर कॉइल के दोनों साइड में उत्पन्न विद्युत वाहक बलों के वेक्टर योग तथा उनके गणितीय योग का अनुपात होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता तथा इसका अधिकतम मान एक होता है, यानी कि इकाई होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मतलब पिच फैक्टर का अधिकतम मान कितना होगा, तो एक होगा। और इसका मात्रक होता है कि नहीं, नहीं होता इसका मात्रक। इसका ये फार्मूला है पिच फैक्टर बराबर कॉस अल्फा बाई 2, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और पिच फैक्टर का ये देखिए फेजर सम ऑफ कॉइल साइड ईएमएफ, अर्थमेटिक सम ऑफ कॉइल साइड एफ, ये भी महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि पिच फैक्टर का, देखिए पिच फैक्टर वोल्टेज इंड्यूज शॉर्ट पिच बाइंडिंग, वोल्टेज इंड्यूस्ड फुल पिच बाइंडिंग, ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, वह गुणक जिससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गुणा करके सही विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाता है। इसका मान सदैव इकाई से कम होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान कितना होता है, तो इकाई से कम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फार्मूला भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इंड्यूज ईएमएफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग, इंड्यूज ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेटेड बाइंडिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें
देखिए इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन का ये भी फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए के डी बराबर दिया साइन एम बीटा बाई टू एम साइन बीटा बाई टू। ठीक है, तो एम एम क्या है, एस पी पी फार्मूला याद करने के लिए स्लॉट पर पोल पर फेज। के डी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, बीटा है, ये बीटा है, बीटा बराबर 180 इंटू पोल बाई स्लॉट। ठीक है, आगे देखते हैं आर्मेचर रिएक्शन। हर एग्जाम में पूछे जाने वाले ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में इससे जरूर ही जरूर आता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। याद करने का बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, जिससे आपका अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आर्मेचर रिएक्शन पहले किसे कहते हैं, आर्मेचर फ्लक्स तथा मुख्य फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, देखिए अगर एक नॉर्मल एक्साइटेशन यानी समान उत्तेजना पर किस तरह काम करेगा अल्टरनेटर, तो यूनिटी पावर फैक्टर और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और ओवर एक्साइटेड पर कितना क्या काम करेगा, जीरो पावर फैक्टर लैग करेगा और डीमैग्नेटाइज इफेक्ट। अंडर एक्साइटेज पर क्या करेगा, जीरो पावर फैक्टर लीड करेगा और मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। इसी का उल्टा होता है सिंक्रोनस मोटर। याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब एक बार और नॉर्मल एक्साइटेशन में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, यूनिटी पावर फैक्टर, ओवर एक्साइटेड में जीरो पावर फैक्टर लैग करेगा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अंडर एक्साइटेशन पर जीरो पावर फैक्टर लीड करेगा, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटर विद्युत वाहक बल का समीकरण है, विद्युत वाहक बल का समीकरण है। देखिए ये आरएमएस वैल्यू है, इसमें आरएमएस और एवरेज वैल्यू दोनों को ध्यान से आपको देखना है कि अल्टरनेटर का कौन सा भाग पूछ रहा है, आर्मेचर आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है या एवरेज वैल्यू पूछ रहा है। इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखिए आरएमएस वैल्यू पूछेगा तो देखिए 2.22 फाई है ये, फाई जेड पी के पी के डी वोल्ट। ये भी है, एवरेज वैल्यू पूछेगा यानी औसत मान पूछेगा तो 4.44 फाइव एफ टी के पी के डी वोल्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। देखिए ये है कि एक्साइटेशन बदलने पर प्रभाव। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि एक्साइटेशन बदलने पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब टरबाइन स्थिर हो। एक्साइटेशन हम बदल रहे हैं, टरबाइन पर कोई चीज आप काम नहीं कर रहे हैं, यानी टरबाइन स्थिर है। तो इसमें क्या वो दो चीजें बदलेगी, एक तो रिएक्टिव पावर पावर फैक्टर बदलेगा और वोल्टेज यानी उत्पन्न ईएमएफ बदलेगा। अगर टरबाइन इनपुट में बदलाव कर रहे हैं, टरबाइन में गवर्नर सेटिंग, अब टरबाइन इनपुट में कैसे बदलाव सकते हैं, गवर्नर का जो पानी का प्रेशर है उसको कम और ज़्यादा करके आप उसके चीज़ को बदल सकते हैं। तो इसमें फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति बदलेगी और एक्टिव पावर बदलेगा। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं और